श्रोताओं नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष इसलिए क्योंकि आप सबको मालूम है 25 से 8 सितंबर तक नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये जागरूकता अभियान पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है और नेत्रदान के प्रति हमें किस तरह से जागरूक रहना है, नेत्रदान क्या होता है, इन तमाम बातों के बारे में हमें जानकारी देने के लिए, विस्तार पूर्वक समझाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदेश कुमार आर्य, प्रोफेसर एंड इंचार्ज आई बैंक GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़। तो सबसे पहले डॉक्टर सुदेश कुमार आर्य जी, हम इस विशेष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और 25 से 8 सितंबर तक, जैसा कि मैंने कहा, नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर साल ये पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक ये नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कॉर्निया, जिसको हम पुतली भी कहते हैं, वो खराब है, और उन लोगों को अगर हम रोशनी देना चाहते हैं तो उसका तरीका एक ही है कि उनको हम नई पुतली लगा सकें। तो ये जो कॉर्निया जो होती है, ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग ही दान कर सकता है। जो भी कॉर्निया अगर खराब हो जाए तो उसको हम किसी भी प्लास्टिक की या किसी एनिमल से लेके उसको नहीं लगा सकते। तो अगर हम किसी की कॉर्निया खराब हो जाए, उसको हम किसी व्यक्ति जो मृत्यु के बाद अपनी कॉर्निया को अगर दान कर दे, आंखें दान कर दे, तो अगर उस कॉर्निया को हम चेंज कर दें तो जो व्यक्ति नेत्रहीन है, जिसको दिखता नहीं है, तो उसको भी दिखना शुरू हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस नेत्र दान करने के मुहिम में आगे आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नेत्रहीन लोग हमारे देश में हैं उनको रोशनी दी जा सके। तो इसलिए ये पखवाड़ा मनाया जाता है जी। और इस पखवाड़े में आप लोगों को नेत्र दान के प्रति जागरूक करते हैं। हाँ जी। तो नेत्र दान करने का सही समय क्या होता है? कोई ऐसा पड़ाव होता है उम्र का जहां हम ये दान के लिए शपथ ले सकें? तो दो चीजें हैं। एक होता है नेत्र दान के लिए शपथ लेना, जिसको हम बोलते हैं आई डोनेशन प्लेज। दूसरा होता है नेत्र दान करना, आई डोनेशन। तो दोनों में फर्क इतना है कि जो प्लेज का मतलब होता है कि हम जीते जी, मान लो कोई व्यक्ति आंखें दान करना चाहता है तो एक हमारे आई बैंक से एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को हम भरते हैं और उसके ऊपर हमारे जो पेरेंट्स हैं या घर वाले उनसे सिग्नेचर करा लेते हैं। उसका पर्पज ये होता है कि जो व्यक्ति ये फॉर्म भर रहा है, इसका मतलब वो मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने को तैयार है। लेकिन एक्चुअल में जब मृत्यु होगी, दान आंखें तभी की जा सकती हैं। तो जो नेत्रदान है वो मृत्यु के बाद होता है, और जो आंखों नेत्रदान की जो शपथ होती है वो मृत्यु से हम पहले ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी नेत्रदान की शपथ नहीं ली, लेकिन अगर उसके घर वाले नेत्रदान करना चाहते हैं उसकी मृत्यु के बाद, तो भी आंखें दान की जा सकती हैं। मतलब ईश्वर ना करे जब ऐसी स्थिति आए तो जो घर वाले हैं वो भी ये स्टेप ले सकते हैं कि किसी का भला हो जाए, किसी को रोशनी मिल जाए, तो वो भी, अगर वो नहीं भी प्लेज किया है या नहीं भी फॉर्म भरा है, तो वो बाद में भी दान हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, जब कोई व्यक्ति अपने जीते जी ये प्लेज ले लेता है कि मैंने अपनी आंखें जो हैं वो दान कर दी हैं, यानी मेरे बाद भी इस दुनिया में रोशनी जो है किसी ना किसी रूप में कायम रहेगी मेरी, तो मान लीजिए बैंक को तो उसने बता दिया, आपके हॉस्पिटल को बता दिया, लेकिन घर वालों से बात नहीं हुई, तो अचानक घर वालों को पता चलता है कि भाई बैंक वाले आते हैं कि इन्होंने तो प्लेज किया हुआ है, तो वो स्थिति किस तरह से होती है? या परिवार वालों को सूचित करना पड़ता है बैंक को, या बैंक जो है उनसे संपर्क साधता है? तो ये थोड़ा हमें समझाइए। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम का मकसद एक ही है कि सब लोगों को ये समझ आ जाए कि हमें मृत्यु के बाद आंखें दान करनी चाहिए। तो इसलिए जब हम प्लेज कराते हैं तो उसके अंदर एक कॉलम होता है जिसके अंदर उनके घर वाले उनको सिग्नेचर करते हैं। तो उसका मकसद यही होता है कि घर वालों को समझ आ जाए कि ये व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद आंखें दान करना चाहता है। तो हम जो प्लेज फॉर्म भरते हैं उसके अंदर एक टेलीफोन नंबर लिखा होता है आई बैंक का। जैसे हमारा आई बैंक GMCH सेक्टर 32 के अंदर जो है, उसका जो टेलीफोन नंबर है 9814821212। तो ये जो टेलीफोन नंबर जो कि हमारा 24 आवर्स हेल्पलाइन चलता रहता है, तो जब भी किसी की मृत्यु हो तो उनके घर वालों को इसी टेलीफोन पे जस्ट एक कॉल करना है।
फोन करना है। जैसे ही फोन करेंगे तो हमारी आई बैंक की टीम है जो 24 घंटे तैयार रहती है, तो वो अपनी टीम को लेके जहां पे मृत्यु हुई है, अगर हॉस्पिटल के अंदर हुई है तो हॉस्पिटल के अंदर, या घर के अंदर हुई है तो घर के अंदर हमारी टीम पहुंच जाएगी और वहां पे जाके फिर नेत्रदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो घर वाले हैं उनसे एक कंसेंट फॉर्म होता है, सहमति पत्र जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम उनको बोलेंगे कि हम इनकी आंखें लेने जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर अपनी सहमति दो, तो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। तो जैसे वो सहमति दे देंगे तो हम आंखें ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आंखें लेने का सही वक्त क्या होता है मरने के बाद किसी व्यक्ति के, कितने घंटों में वो मिल जानी चाहिए और बैंक में पहुंच जानी चाहिए? तो जैसा देखा गया कि जैसे हमारा शरीर मृत्यु के बाद सड़ना शुरू हो जाता है, तो इसी तरह से जो हमारी आंखें भी हैं, जो कि नॉर्मली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होती है कॉर्निया, अगर कुछ घंटों के बाद अगर हम देखें 6 से 8 घंटे के बाद ये जो हमारी कॉर्निया है वो धीरे धीरे धुंधली पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बोला गया कि हम जो लिटरेचर देखते हैं तो उसके हिसाब से मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर आंखें दान हो जानी चाहिए। अगर हम उसको ज्यादा लेट करेंगे तो आंखें दान हो तो सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉर्निया धुंधला पड़ जाएगा, जिसकी वजह से अगर मान लो किसी को जिसको हम लगाएंगे 100% रोशनी आने की बजाय में भी 60% 70% आएगी, लेकिन वो फायदा नहीं करेगा। हाँ जी, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम 6 से 8 घंटे के अंदर कॉर्निया को दान कर देना चाहिए। मतलब किसी के घर में अगर किसी के अपने की डेथ होती है तो उसे फौरन सबसे पहले सूचित करना चाहिए बैंक को, ताकि वो पहुंचे समय पर और 6 से 8 घंटे के भीतर भीतर जो आप चाहते हैं वो मिल जाए और वो बैंक में पहुंच जाए। हाँ जी, क्योंकि जो इसकी प्रक्रिया जो है नेत्रदान लेने की बहुत सिंपल है। जैसे हमें किसी ने फोन किया, हम उनके घर पहुंच गए, तो वहां पे दोनों आंखों, हम जैसे हमारी जो कॉर्निया है सिर्फ उसी को निकालते हैं, पूरा आंख नहीं निकालते हैं। तो आगे का जो हिस्सा है जो शीशे की तरह होता है, जैसे हमारा जो घड़ी होती है उसके आगे एक शीशा है, नीचे नंबर लिखे होते हैं जिसको हम डायल कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो आंख है, जैसे हमें काला काला हिस्सा दिख रहा है जो ब्राउन दिखता है, इसको आइरिस कहते हैं, इसके आगे एक शीशा होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। तो हम सिर्फ उस कॉर्निया को ही लेते हैं, बाकी सारी आंख को वैसे के वैसे छोड़ देते हैं। तो दोनों कॉर्निया को निकालने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है सिर्फ। पर डॉक्टर आर्य, लोगों में तो अभी भी अंधविश्वास जो है व्याप्त है। वो कहते हैं कि अगर इनकी आंखें दान कर दी तो अगले जन्म में ये अंधे पैदा होंगे। तो इस तरह के बहुत से अंधविश्वास आज भी सुनने को मिलते हैं, बहुत ताज्जुब होता है। तो क्या कहना चाहेंगे? तो आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर आंखें दान कम होती है। उसका कारण यही है कि लोगों के अंदर बहुत अंधविश्वास है। तो लोग सोचते हैं अगर जो व्यक्ति आंखें दान कर रहा है तो अगले जीवन में वो अंधा पैदा होगा। लेकिन जहां तक मेरा जो शास्त्रों का ज्ञान कह लो या जो मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से ऐसा किसी भी धर्म में ऐसा नहीं बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति आंखें दान करेगा तो अगले जीवन में अंधा पैदा होगा। उल्टा भगवद गीता हमें ये कहते हैं कि अगर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो उसमें हमारी मदद होगी। तो मान लो मैंने आंखें दान कर दी तो अगले जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंधा पैदा 100% नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने इतने लोगों को रोशनी दी। जी। और मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति आंखें दान करता है तो उसकी 2 कॉर्निया है। तो पहले हम क्या करते थे कि 2 कॉर्निया सिर्फ 2 ब्लाइंड लोगों को रोशनी दे सकती थी। लेकिन आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है ऑपरेशन करने की कि हमारी जो आंख है, जैसे कॉर्निया, उसकी 6 लेयर होती है। तो जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसकी जरूरी नहीं कि सारी की 6 लेयर खराब होंगी, हो सकता है उसकी 2 लेयर खराब हो सकता है 3, हो सकता है 1। तो जो भी लेयर उसकी जो खराब होगी हम सिर्फ उसी को ही चेंज करते हैं, बाकी लेयर किसी और को देते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति, काफी लोगों की मदद हो जाती है। एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी 2 कॉर्निया कम से कम 6 से 8 लोगों तक को रोशनी दे सकता है। एक कमाल की बात है। मतलब उसकी एक शपथ लेने से 6-7 जो लोग हैं उनको रोशनी मिल सकती है। और किसी को जीवन में रोशनी मिले, इससे बढ़िया पुण्य का काम और क्या हो सकता है? बिल्कुल, है ना। किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी आ जाए तो आपके भी डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि अंधेरे जीवन में रोशनी लेकर आए, और उसके लिए आप काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आई डोनेशन के बारे में आपने बताया और जागरूकता बढ़ाने के लिए पखवाड़ा आप बनाते हैं, हर साल बनाते हैं। तो हर साल जब आप बनाते हैं तो जब उससे नया साल आता है तो उसमें कुछ आप अंतर देखते हैं लोगों की सोच में, या तादाद लोगों की बढ़ी है? बिल्कुल, हम देखते हैं। सोच कैसी है, आज की स्थिति क्या है? जैसे हमने अपने आई बैंक जो सेक्टर 32 के अंदर है, हमने 2001 में शुरू किया था। तो हमने शुरुआत में मुश्किल से 10, 20, 40 एक साल के अंदर आती थी कॉर्निया। लेकिन अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कम से कम
350-400 के करीब कॉर्निया हमें मिल जाती है। तो ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों में जागरूकता डेफिनेटली बढ़ी है। पहले हम इमरजेंसी में जाते थे या हॉस्पिटल में मृत्यु के बाद लोगों से मिलते थे तो बड़े प्रश्न पूछते थे, लोग दान करने से कतराते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि काफी लोग जागरूक हो गए हैं। फिर भी अभी जागरूकता और ज्यादा फैलाने की जरूरत है, इसलिए हमें ये इसी वजह से आप ये पखवाड़ा मनाते हैं। हाँ जी। तो आपने जैसे बताया कि अब 300 से 400 के लगभग जो लोग दान करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके वहां जो फॉर्म है प्लेज करने के, वो लगातार लोग जो हैं आके उनकी डिमांड करते होंगे। हाँ जी, और वो भरते हैं। हाँ, तो हमें ये समझाइए कि ये प्रक्रिया क्या है। अगर मान लीजिए मुझे दान करना है और मुझे कहाँ अप्रोच करना है, किसके पास करना है, किस तरह से करना है, वो एक सिंपल वे में आप समझाइए कि उसके लिए क्या कोई फीस है या फीस देनी पड़ती है, या उसके बाद फॉलो अप कैसे होता है, वो हमें करना है कि डिपार्टमेंट को करना है। थोड़ा सा हमें ये विस्तार से समझाइए। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, जैसे चंडीगढ़ के अंदर हमारे 2 आई बैंक है जो सरकारी क्षेत्र में है, एक तो पीजीआई का, दूसरा सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज का हमारा। तो हमें जैसे अगर प्लेज करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि हमें जो टेलीफोन नंबर है, या तो हम आई बैंक में चले जाए पीजीआई में या सेक्टर 32 के अंदर, तो जैसे ही मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे एक आई बैंक है, तो वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। तो उस फॉर्म को आपने सिर्फ भरना है और घर वालों के सिग्नेचर कराने हैं। एक तो ये तरीका हुआ प्लेज करने का। दूसरा तरीका हमने एक ऑनलाइन तरीका भी शुरू कर दिया है। तो हमारा मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 उसकी जो वेबसाइट है, आप अगर गूगल में जाओगे, वहां पे अगर आप लिखोगे GMCH गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो वहां पे आई बैंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो वहां पे आप लिखोगे तो वहां पे हमारा आई बैंक की साइट आ जाएगी। तो उसके अंदर ऑनलाइन एक प्लेज भी हमने डाला हुआ है, तो आप उस प्लेज फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो प्लेज करने के बाद आप उससे रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग भी प्लेज करते हैं उनको हम एक डोनर कार्ड देते हैं। तो जो डोनर कार्ड होता है उसके ऊपर हमारे आई बैंक का टेलीफोन नंबर लिखा होता है। अच्छा, वो डोनर कार्ड जो आप उसके बदले में देते हैं, जो उसे अपने पास रखना है। हाँ जी। और घर वालों को उसके बारे में पता होना चाहिए। यस, तो मृत्यु कभी भी कहीं भी किसी की भी हो सकती है, किसी भी मोड़ पे तो जब भी मृत्यु होगी तो घर वालों को पता होगा ये टेलीफोन नंबर जो कि हमारे डोनर कार्ड पे लिखा होता है। तो इमीडिएटली आपको सिर्फ टेलीफोन करना है बस। जैसे ही टेलीफोन करेंगे तो बाकी की प्रक्रिया अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और कई बार डॉक्टर साहब हमने ये देखा है कि मृत्यु का कोई समय जो निश्चित होता है, कहाँ और कैसे है ये हम नहीं जानते। कई बार क्या होता है वो कार्ड मिलता नहीं है, तो और कार्ड ना मिलने की वजह से वो जो 6 से 8 घंटे जो आपने गोल्डन पीरियड बताया है वो कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाता है, तो हमें पछतावा भी होता है। तो आपकी बातों से ये चीज भी हमें एक जानने को मिली है, समझने को मिली है कि उस कार्ड को संभाल के ऐसी जगह पे रखना है कि जब कभी आवश्यकता पड़े तो वो हमें तुरंत मिल जाए। क्या कहते हैं आप? तो कार्ड तो रखना ठीक है, उससे ज्यादा सिंपल मैं बताऊंगा कि जो टेलीफोन नंबर उसके ऊपर लिखा है उसको, हम सबके पास मोबाइल नंबर है, हमने सबके नंबर सेव किए हुए हैं, तो हम एक आई बैंक GMCH का नंबर सेव कर लेते हैं। उस नंबर को, उस नंबर सेव मोबाइल को सेव करना है, हमने फोन ही तो करना है जी। तो कार्ड तो हमने देखना नहीं। जैसे हमारी टीम जाएगी तो वो ये नहीं कहेगी हमें कार्ड दिखाओ आपने प्लेज किया या नहीं किया, वो आप अपने सिस्टम से देख लेंगे। यस, अगर किसी ने प्लेज नहीं किया तो भी आंखें दान की जा सकती है, क्योंकि हमें आंखें दान करने के लिए सिर्फ घर वालों की सहमति चाहिए। हमने कोई डोनर कार्ड चेक नहीं करना भी इसने प्लेज किया था या नहीं किया था, सिर्फ हमें टेलीफोन आएगा, हमने जाते ही उन्होंने हमें जो सहमति पत्र है उसके ऊपर साइन कर देने कि हम आंखें दान करना चाहते हैं। तो जैसे उन्होंने दुनिया से गया है उसका जो अपना घर वाला, उसके जो अपने हैं, बस उन्होंने परिवार वाले हैं, हाँ जी, उन्होंने कंसेंट देना है, बस कंसेंट देना है, कंसेंट दे दिया। उसके बाद हमने डोनर कार्ड था नहीं था, हम वो चेक नहीं करने की आवश्यकता नहीं होती नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि नेत्र दान कौन कर सकता है? आजकल डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आंखों की और भी समस्याएं हो सकती हैं, एड्स की भी है, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज आजकल अच्छा हो जाता है और आदमी भला चंगा अपनी लाइफ को गुजारता है अगर सही समय पर इलाज हो जाए। लेकिन ऐसे में ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई ना कोई समस्या आन पड़ी है और वो नेत्रदान करना चाहें तो क्या वो भी कर सकते हैं? तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि इसके बारे में बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। जैसे 2 चीज हम सब जानते हैं, एक तो एड्स की बीमारी और दूसरा हेपेटाइटिस, और आजकल तीसरा हो गया कोविड। अगर किसी की मृत्यु इन बीमारियों से हुई है, हेपेटाइटिस, HIV जिसको एड्स भी कहते हैं, या कोविड, तो हम आंखें दान नहीं कर सकते। उसके अलावा ये तो 3 कैटेगरीज हैं, इन्हें छोड़ के, इनके छोड़ के बाकी आपको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है, थायराइड की है, आपके शरीर में कुछ भी है, क्योंकि ये सारी जो बीमारियां हमारी पुतली को, कॉर्निया को खराब नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, क्योंकि ये जो बीमारी बाकी जितनी भी है, जैसे डायबिटीज है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती, लेकिन कोविड, हेपेटाइटिस, एड्स, ये क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाती है, क्योंकि ये वायरस है, इसलिए वो रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए हम रिस्क नहीं लेते हैं।
इसलिए फिर बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, कुछ भी हो आपको और कोई भी उम्र हो, मान लो 1 साल का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा, दोनों आंखें दान कर सकता है, क्योंकि दोनों की पुतली कॉर्निया बिल्कुल ठीक रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिस अवस्था में हम आंखें दान नहीं कर सकते। और कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि मैंने आंखों का ऑपरेशन करा रखा है, मान लो किसी का काला मोतिया का ऑपरेशन हुआ या कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया, तो क्या मैं आंखें दान कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आंखों के ऑपरेशन है, मोतिया का हो गया या काला मोतिया का हो गया, कैटरेक्ट का हो गया, स्क्विंट का हो गया, रेटिना का हो गया, ये जितने भी ऑपरेशन है, इससे हम कॉर्निया को कुछ भी नहीं करते, कॉर्निया वैसी की वैसी रहती है। तो ये सारे लोग ऑपरेशन के बाद भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं। और कई बार तो जैसे हमने मान लो कोई व्यक्ति ब्लाइंड था, नेत्रहीन था, उसकी कॉर्निया खराब थी, हमने इसको ऑपरेशन कर दिया, कॉर्निया नया लगा दिया। अब वो व्यक्ति जब मरेगा, उसकी मृत्यु के बाद वो जो कॉर्निया जो उसने दान में लिया था, वो दोबारा वो अपनी कॉर्निया किसी और को दान में दे सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो इसका मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति जिसने आंखें दान करी, तो उसने अपनी 2 जो पुतली थी, कॉर्निया थी, उसने 5-6 लोगों को दान किया। अब वो जो 5-6 लोग हैं, हर व्यक्ति जो है वो फर्दर 5-6 लोगों को दान कर सकता है। और जो दान की हुई कॉर्निया वो दोबारा दान की जा सकती है, क्योंकि उसकी पुतली हमने बदल दी, लेकिन उसकी पुतली मरते दम तक ठीक है। तो जब वो अपनी मृत्यु के बाद वो दोबारा चाहे तो वो फिर दोबारा दान कर सकता है। इसका मतलब कि पुतली अमर है? पुतली अमर है। वाह। अगर उसको पुतली को कोई खराबी नहीं हो जाती, तो वो बिल्कुल अमर ही है। कहने का मतलब आप ये है कि अगर पुतली को उसका सही स्थान निश्चित समय पर मिलता रहे तो वो अमर है। बिल्कुल। क्या बात है, तो कुदरत का करिश्मा है सर। बिल्कुल करिश्मा। अगर वो खराब नहीं होती तो नो, अगर मान लो खराब होगी, पुतली खराब होगी, तो तभी हम उसको नई पुतली लगा रहे हैं। खराब होने के कारण क्या है? बिल्कुल, तब ये कि पुतली खराब होती क्यों है, तो उसके कारण अगर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य से जितने भी कारण है, उसमें से सारे के सारे कारण अधिकतर उनको बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे जो मोस्ट कॉमन रीजन हमारे देश के अंदर है इन्फेक्शन। अब होता क्या है कि हमारी आंख के अंदर मान लो कोई पंकड़ चला गया, कीड़ा चला गया या कुछ हो गया, आंख लाल होगी, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आंख के अंदर या तो कोई गुलाब जल डालता है, कोई मधु डाल देता है, कोई मलना शुरू कर देता है, कोई केमिस्ट के पास जाएगा और उससे कोई दवाई जो मर्जी उठा के दे देगा, वो डाल लेगा। उसमें से काफी सारे लोग आंखों के अंदर स्टीरॉयड वो डाल देते हैं, पायरिमोन। तो अगर हम आंख के अंदर कुछ भी गया है, लाल हो गया, पानी आ रहा है, तो मैं अगर सिर्फ पानी को आंखों से धो के, पानी से साफ वाटर से, साफ पानी से धो के आंखों के डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर नहीं जा सकते, सिर्फ एंटीबायोटिक ड्रॉप होती है जिसके अंदर स्टीरॉयड नहीं होना चाहिए, अगर हम वो डाल लें, ये सुनिश्चित करना है, तो फिर हमारी आंखें पुतली खराब नहीं होगी। लेकिन अगर हम कुछ भी कंटामिनेटेड डाल दिया, चाहे वो गुलाब जल हो, चाहे मधु हो, जिसके अंदर बैक्टीरिया है, खराब है, उससे हमारी मान लो थोड़ी सी खराबी थी, वो खराबी एकदम बढ़ जाएगी। वो पुतली के लिए खराब हो, तो पुतली हमारी सफेद हो जाएगी। तो एक तो ये कारण है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से इलाज करता है, वो एक्सपर्ट के पास नहीं जाता। दूसरा, हमने जैसे आपने कई जगह देखा होगा, जैसे हम कहीं बस स्टैंड जाते हैं, छोटे शहरों में खासकर, इवन बड़े बड़े शहरों में भी कई सारे बस स्टैंड में आते हैं, दवाइयां बेचते हैं, आंख में ये ड्रॉप डालो, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, मोतिया ठीक हो जाएगा। तो इन चीजों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ जो प्रॉपर जो मेडिसिन है, आई ड्रॉप्स हैं, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है आंखों की कंडीशन देखने के बाद, सिर्फ वही आंखों में डालनी चाहिए, बाकी आंखों में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से हमें इलाज करवाना चाहिए, फिर हमारी पुतली खराब और नहीं हमारा होगी। शहर तो है ऐसा जहां आप जैसे जो नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है आंख की सेवा करते हुए बिताई है, तो फिर हमें ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ना। और ऊपर से आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, पखवाड़ा चलाते हैं, और इतने हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, और मुझे लगता है कि हर शहर में अच्छे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट होंगे। आजकल कोई डॉक्टरों की कमी नहीं है। तो हमें जस्ट अपने आप इलाज आंखों का नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पखवाड़े में किस तरह की एक्टिविटीज आप करवा रहे हैं, कहाँ करवा रहे हैं, किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या तरीके जुड़ाव के हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। तो बेसिकली हम जैसे इस फोर्टनाइट के अंदर, जैसे आज ही हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ पे एक लेक्चर किया था सुबह। तो इस तरह से हमारे जितने भी कॉलेज हैं और स्कूल है, वहाँ पे हम जगह जगह जाके लेक्चर आई डोनेशन के बारे में लोगों को, बच्चों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 2 बहुत मुख्य एक्टिविटी भी रखी है, जिसके अंदर एक हम स्कूल के बच्चों को हमने एक फॉर्म सर्कुलेट किया है, जिसमें वो पोस्टर बनाएंगे। तो 7वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे वो पोस्टर बना के हमें सबमिट करेंगे। उनमें से जो अच्छे पोस्टर होंगे आई डोनेशन के थीम पे, उनको हम अवार्ड भी देंगे। उसके अलावा फिर हमने कुछ स्लोगन बनाने के लिए भी स्कूल के बच्चों को प्रेरित किया है। जैसे 11वीं 12वीं के बच्चे आई डोनेशन की थीम पे स्लोगन बना के हमें सबमिट करेंगे हमारे आई बैंक को। उनको फिर हम जो कंक्लूडिंग फंक्शन स्लोगन जो होगा, बेस्ट स्लोगन को 1st, 2nd, 3rd, उनको हम 7 सितंबर को हम एक कंक्लूडिंग फंक्शन करेंगे, जिसके अंदर इन सब बच्चों को हम अवार्ड देंगे। और तीसरी एक चीज और हमने जो करी हुई है, जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए हमने शुरू किया कि वो एक छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो बनाएंगे आई डोनेशन थीम पे,
वो सारी वीडियो जो हमें सबमिट करेंगे, हमारा एक आई बैंक GMCH का यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर सारी अपलोड करेंगे और जो बेस्ट वीडियोस होंगे उनको अवार्ड भी देंगे, ग्लोबली तौर पर लोग देखेंगे। यस जी। इसके अलावा फिर हमने और कुछ जो एक और एक्टिविटी करी है, जिसके अंदर हम इस शनिवार को 27 सितंबर शाम को 5:30 बजे रॉक गार्डन से एक आई डोनेशन अवेयरनेस वॉक करेंगे, जहाँ पे रॉक गार्डन से हम सुखना लेक की तरफ जाएंगे और सुखना लेक पे जाके फिर वहां सबके लिए रिफ्रेशमेंट होगा और वहां पे एक आई डोनेशन का स्टॉल लगाएंगे, जहाँ पे कोई भी आके वहां पे प्लेज कर सकता है। तो इसमें हमारे बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आएंगे और सेक्रेड हार्ट स्कूल और कुछ और स्कूलों के बच्चे वहां पे आके नुक्कड़ नाटक भी करेंगे। सुखना लेक पे नुक्कड़ नाटक से वो समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि आंखें दान क्यों करनी चाहिए, उन्हें नाटक के जरिए करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में इस सारी प्रतियोगिताओं को लेकर किस तरह का उत्साह है? तो हमें अभी जैसे हम काफी स्कूलों में हमने जो भेजा है, तो हमें बहुत सारी रिस्पांस आ रही है, काफी सारे बच्चे पोस्टर बना रहे हैं और हम जितने पोस्टर बनाए जाएंगे उन सब की फिर 6, 7, 8 सितंबर को हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर ई ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे एक एग्जीबिशन लगाएंगे। तो उसका एग्जीबिशन भी हमारे एक बहुत चीफ गेस्ट अभी हमने देखना है किसको बुलाना है, तो वो इनॉग्रेशन करेंगे और फिर 7 सितंबर को हम सारे बच्चे जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको सर्टिफिकेट देंगे और जो विनर्स होंगे उनको अवार्ड, मेमेंटो, कैश और सर्टिफिकेट वो भी देंगे। तो डॉक्टर साहब हमें भी बुलाइएगा, हम भी देखने आएंगे। बिल्कुल, इसमें जो भी श्रोता है सारे के सारे वेलकम है। एक तो जो 27 तारीख को शनिवार को 5:30 बजे सारे रॉक गार्डन पहुंचिए और जितने भी लोग आएंगे उन सब के लिए वहां पे रिफ्रेशमेंट की भी सुविधा है, सबको जलपान भी कराया जाएगा जी। और यही उद्देश्य है कुल मिला के कि रोशनी जो है वो कायम रहनी चाहिए और अंधेरे जीवन से हमें रोशनी की ओर बढ़ते रहना है और साथ लेकर सबको बढ़ना है, यही आपका उद्देश्य है। और नेत्र जो विभाग है आपका, वो इसी उद्देश्य के लिए दिन रात जो है वो काम करता है। और डॉक्टर आर्य, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं नेत्रदान के बारे में, लेकिन फिर भी आजकल ये देखा गया है बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो लोगों में व्याप्त हैं और वो कहीं ना कहीं घर किए हुए हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जाए? आप अपने डिपार्टमेंट में इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप जानते होंगे, किस तरह की भ्रांतियां, मिथ्स जो हैं वो सामने आती हैं और उनका निपटारा किस तरह से होता है? तो जैसे हमने जो देखा अपने कॉलेज के अंदर, जैसे हम किसी की मृत्यु के बाद जब उसके घर वालों से मिलते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम आंखें दान करेंगे तो जिसकी आंखें दान की जाएंगी तो वो व्यक्ति अगले जीवन में अंधा पैदा होगा। तो एक तो ये भ्रांति है। दूसरी भ्रांति लोगों उसके बारे में आपने पहले बताया। जी। दूसरी भ्रांति ये है कि लोग कहते हैं कि अगर हम आंखें दान करेंगे तो हमारा जो एक अंग निकल जाएगा, तो उसकी वजह से जो व्यक्ति दान कर रहा है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हाँ, एक ये बड़ा टेंशन वाली बात है कि मुझे स्वर्ग जाना है। तब अगर देखा जाए, मान लो कि हमने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया तो मुझे शायद नरक में जाना हो, लेकिन अगर मृत्यु के बाद अगर मेरी आंखें दान हो जाएंगी तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य हो ही नहीं सकता, तो मुझे पक्का स्वर्ग मिलेगा ही। तो इससे उल्टा लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर मान लो हमने कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया, एटलीस्ट जाते जाते ये अच्छा कार्य कर दें कि हम अपनी आंखें दान कर दें। तो गीता में कहा गया है कि कर्म की गति न्यारी, तो ये जो कर्म है इससे बड़ा और कर्म कोई है ही नहीं। तो इस कर्म को हमें जाते जाते जरूर करना चाहिए। तो डेफिनेटली तो ये जो भ्रांतियां हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा इतना बढ़िया काम करके भी कोई सोचे कि नहीं मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, तो बिल्कुल उसकी गलत धारणा है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे हम आंखें दान कर दी तो उसके बाद हमारी आंख में एक खड्डा बन जाएगा, तो क्योंकि आंख निकाल दी तो खड्डा बन जाएगा, उसकी वजह से जब हम संस्कार करेंगे तो संस्कार करने की वजह से जो रिचुअल्स वो अधूरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए मैं लोगों की भ्रांति दूर करने के लिए ये बता दूं कि जब हम कॉर्निया दान लेते हैं तो हम उसकी जगह एक प्लास्टिक की कॉर्निया लगा देते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति अगर उसके चेहरे को देखेगा तो उसको चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। तो कुछ लोग सोचते कि चेहरा जो आंखें दान करने के बाद बिगड़ जाएगा, कुरूप लगेगा, बिगड़ा हुआ लगेगा, तो हम इस चीज का पूरा ध्यान करते हैं कि उसका चेहरा जैसा था दान से पहले नेत्र दान के बाद वैसा ही लगेगा। और क्योंकि हम प्लास्टिक की कॉर्निया लगा देते हैं उसके बाद आंख बंद कर देते हैं, तो उसके जो रिचुअल्स हैं, जो भी उसके संस्कार हैं, के अंदर भी कोई अड़चन नहीं आती। और आपने खुद बताया कि पूरी आंख तो निकालती नहीं, और हम सिर्फ शीशा निकालते हैं, पीछे का हिस्सा वैसा का वैसा छोड़ देते हैं। और वो शीशे के लिए भी आप प्लास्टिक की बाद में लगा देते हैं, शीशा लगा देते हैं। बिल्कुल, जो आपके मन में रहती चीजें वो ना रहे, उन चीजों को हम पूरा ध्यान रखते हैं। कोई चेहरे पे भद्दापन नहीं आने देते, कोई कुरूपता नहीं आने देते, जैसा चेहरा था वैसा का वैसा ही उसको छोड़ते हैं। तो अच्छा डॉक्टर आर्य, ये बताइए, आपको इतने साल हो गए, इतना आपका बहुत बड़ा अनुभव है इस मामले में, किस तरह की अपेक्षाएं आप रखते हैं लोगों से जो ओपीडीज में आते हैं, या इस तरह के जो अभियान आप चलाते हैं, या अपनी डेली लाइफ में जो आप देखते हैं, तो आपकी तो भी अपेक्षाएं होंगी ना, एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, आप क्या सोचते हैं? तो बेसिकली जैसे मैंने देखा है कि जो लोग नेत्रहीन है वो लोग ही जान सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है।
तो ऐसे लोगों को मैंने देखा, उनके घर वाले भी परेशान रहते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि आप इनकी आंखें क्यों नहीं लगा देते, क्योंकि हम उनका नाम रजिस्टर कर देते हैं। तो हमने देखा कि हमारे आई बैंक के अंदर अगर आज कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपना नाम दर्ज कराता है तो उसको कम से कम 1 साल वेट करना पड़ता है, और उनके घर वाले हमारे चक्कर लगाते हैं कि आप इसका कॉर्निया जल्दी चेंज करो, जल्दी चेंज करो। तो जब हम उन लोगों को बोलते हैं कि क्या आप मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करेंगे, तो एकदम वो पीछे हो जाते हैं। तो मतलब कहने का ये कि हर व्यक्ति के लिए तैयार है, देने के लिए नहीं। तो हर व्यक्ति कैसे बिल्कुल स्वार्थी है, उस वजह से हम लेना सब कुछ चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम आंखें दान करते हैं तो जो रोशनी मिलने वाली है वो ये नहीं कि किसी और को मिलेगी, हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो, आपको घर वाला हो, वो किसी को भी मिल सकती है। और दूसरा मैं एक चीज और बता दूं कि जो आंख दान करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट वे है। तो हमारे आई बैंक के अंदर जो भी व्यक्ति जिसकी पुतली खराब है, चाहे वो कहीं का भी हो, ये नहीं कि सिर्फ चंडीगढ़ के, हमारे पास हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आके अपना नाम रजिस्टर करा सकता है। और जब हम उसका वेटिंग लिस्ट के हिसाब से फिर उसको बुलाते हैं, तो जो पहले रजिस्टर करता है उसको हम पहले बुलाते हैं। तो ये सब बारी बारी होता है, और फिर जैसे ही आंखें दान होती है तो हम इसी तरह उनको फोन करके फिर बुलाते हैं और उनका ऑपरेशन करते हैं। और दूसरी बात यह कि जिनका भी हम ऑपरेशन करते हैं, जिनको कॉर्निया लगाते हैं, उनसे कोई भी चार्ज या फीस नहीं लेते हैं, और जो टोटली मुफ्त। और जो व्यक्ति आंखें दान कर रहा है उसको भी कोई पैसा नहीं दिया जाता, तो ये ना देने वाले को ना लेने वाले को, बिल्कुल टोटली फ्री कार्य है, ये नेक कार्य है। तो इसमें जो दान दे रहा है उसका दान सीधा दूसरे को हमने एकदम ट्रांसफर कर देना। तो फिर नेक कार्य में किंतु परंतु क्यों, आगे आइए। तो इसलिए हम मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस नेत्रदान के महान दान में, महादान कहूंगा इसको मैं, ये दान भी नहीं है, महादान है, इस नेत्रदान के महादान में हम सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर अगर करेंगे तो ये कार्य हो सकता है। जैसे आज से 30-40 साल पहले लोग खून दान करने से डरते थे, भी अगर मैं खून दान करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति ब्लड डोनेशन के लिए आगे आता है, हर व्यक्ति, किसी को भी कोई ज्यादा वहम नहीं है। जी। तो उसी तरह से अगर हम आंखें दान करने में इस तरह से सोचें कि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, और वो भी हम जो करने जा रहे हैं वो भी मृत्यु के बाद या तो हम शरीर को जला देंगे या दबा देंगे। अगर हम जो भी जलाना है या दबाना है अपने धर्म के हिसाब से, अगर आंखें पहले निकाल लें और उसके बाद जो करना है करते रहें, तो उससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही है। इस दुनिया में ना रहते हुए भी हम रहेंगे, बिल्कुल हमारी आंखें देखती रहेंगी, हमारी आंखें हमेशा अमर है और हमेशा देखती रहेंगी और अमर रहेंगी। जी बिल्कुल सही है। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर आर्य। आप इस विशेष प्रोग्राम में आए, आपके विभाग के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, एक्टिविटीज की जा रही हैं। आपके विभाग के लिए हमारी दिली दुआएं हैं कि आप भी तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और सबको इसी तरह से रोशनी बांटते रहें। और मुझे लगता है कि आंख लेने का जो इंतजार है, पुतली लेने का इंतजार है, वो कम हो सकता है अगर हम सभी मिलकर ये सामूहिक प्रयास करें और दान के लिए शपथ लें, फॉर्म भरें या आई बैंक से कांटेक्ट करें। तो वही मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि कोई भी नेत्रहीन उसको वेट करना ही नहीं चाहिए, 1 साल भी क्यों वेट करे। तो जैसे अगर हम सारे मिलके कार्य करेंगे तो जैसे ही नेत्रहीन आएगा तो उसको हमें अगले दिन ऑपरेशन कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति हमारे देश में आनी चाहिए। जैसे श्रीलंका जो है छोटा सा देश है, लेकिन वहां पे क्योंकि वो बुद्ध धर्म को मानते हैं तो उनके हिसाब से हमें सबको पुण्य का कार्य करना है, तो सारे के सारे लोग मृत्यु के बाद आंखें दान करते हैं। और श्रीलंका जो है वो दूसरे देशों में अपनी आंखें भेजता है, क्योंकि उनके पास इतने लोग ही नहीं है कि उनको कॉर्निया, वो एक्सपोर्ट करता है कॉर्निया। यस, और हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश, और हमें श्रीलंका से कॉर्निया लेनी पड़ती है। हम इतने सारे हैं, हमें तो आवश्यकता कहीं होनी नहीं चाहिए, अपने घर से ही पूर्ति होनी चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर कम से कम 1 लाख कॉर्निया में हर साल चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऑलमोस्ट 30 लाख ऐसे हैं लोग जिनके जो नेत्रहीन है कॉर्निया की प्रॉब्लम से। तो हमारा जो आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनका टारगेट है कि एटलीस्ट कम से कम हमें 1 लाख कॉर्निया हर साल कलेक्ट करनी चाहिए, ताकि जो नया बैकलॉग है वो ना बढ़ता जाए, क्योंकि हर साल 30-40 हजार नए ब्लाइंड ऐड हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो पुराना बैकलॉग है और जो नए ऐड होते हैं उनको अगर ठीक करना चाहते हैं तो हम सबको मिलके इस नेत्रदान के कार्यक्रम में आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। भाई जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो विभाग कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, उसका लॉजिक क्या है, उसे लॉजिकली समझें और मदद के लिए आगे आएं, सबके जीवन को रोशन करें। यही हम सबका प्रयास रहना चाहिए। तो डॉक्टर सुदेश कुमार आर्य जी, आप इस विशेष प्रोग्राम में पधारे। नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा जो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है, इसके बारे में आपने बताया। यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पुंजी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा विषय पर हमने बातचीत की डॉक्टर सुदेश कुमार आर्य जी से, प्रोफेसर एंड इंचार्ज आई बैंक GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़। अब आज का ये विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया हमारे साथी ऋषभ भारद्वाज ने।